हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ हम लोगों ने पढ़े और साथ ही साथ कुछ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ भी हम लोगों ने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में जो टॉपिक होंगे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे हेल्दी कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल को डिजीज फ्री कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल के साथ। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वेरियस काजेज ऑफ डिजीज, कौन कौन से काज हो सकते हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं इंसान में। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को पढ़ने समझने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज और एट लास्ट नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं टर्म डिजीज। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो इन दो वर्ड्स के अंदर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक डिस दूसरा ईज। तो डिस से डिस्टर्ब और ईज मींस इजीनेस। तो जो डिजीज है उसका मतलब ही क्या है? डिस्टर्ब्ड इजीनेस। किसकी? डिस्टर्ब्ड इजीनेस ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई इंसान, कोई जानवर अपना काम नॉर्मल तरीके से जैसे कर रहा था वैसा अब इस कंडीशन में नहीं कर पाएगा। यानी कि डिजीज क्या है? डिजीज इज ए कंडीशन which prevent the body or the mind of an organism from working normally। ठीक है, इट इज अ कंडीशन विच प्रिवेंट द बॉडी और माइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वर्किंग नॉर्मली, यानी कि नॉर्मल वर्किंग नहीं करने देगी, एक ऐसी कंडीशन है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इट इज डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग ऑफ body of an organism due to various reasons। ठीक है, क्या? इट इज डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये जो डिजीज की कंडीशन है वो क्या है? डिस्टर्ब फंक्शनिंग वाली एक स्टेट है, डिस्टर्ब फंक्शनिंग वाली, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली फंक्शन, उसकी बॉडी नहीं कर पाएगी, उसका माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। और उसके पीछे क्या है? कई तरह के कारण हो सकते हैं, वेरियस रीजंस आर देयर, कई तरह के कारण उसमें हो सकते हैं। कौन से कारण होंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो डेफिनेशंस हैं दोनों, अ कंडीशन व्हिच प्रिवेंट द बॉडी ऑफ द माइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वर्किंग नॉर्मली, या तो नॉर्मल वर्किंग नहीं होने देगा, या फिर हम बोलेंगे डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई तरह के रीजन हो सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो काजेज या रीजंस की अगर हम बात करें, उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं एंशियंट जो हमारे आयुर्वेदाचार्य या उस समय में जो वैद्य हकीम जो हुआ करते थे, उनका क्या कंसेप्ट था हेल्थ को लेकर के या डिजीज को लेकर के, ठीक है। उनका जो कंसेप्ट है, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी जो सिस्टम था, इंडियन सिस्टम जो था, उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं वात, पित्त या कफ, ठीक है। बेसिकली इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ह्यूमोरिज्म, ठीक है। जो एंशियंट ग्रीक के लोग हुआ करते थे या
भारत में जो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे या आज के समय में भी जो वैद्य लोग हैं वो वात पित्त कफ इन चीजों को ध्यान में रख करके दवाइयां देते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट ग्रीक में ह्यूमरिज्म का जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमर्स आर देयर। और कौन कौन से थे? पहला ब्लड, दूसरा फ्लेज, तीसरा ब्लैक बाइल और चौथा येलो बाइल, ठीक है। ये 4 अलग अलग तरह के ह्यूमर्स जो थे वो बताए जाते थे, वो सिखाए जाते थे। वहां उस समय जो भी इलाज करने वाले लोग हुआ करते थे, जो वैद्य हकीम जो हुआ करते थे, उनको इन चीजों की शिक्षा दी जाती थी। ये क्या थे वास्तव में? उस समय ऐसा माना जाता था कि किसी भी इंसान की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो इन चारों की कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। ये जो 4 हैं ये प्रेजेंट होंगे एक ऑप्टिमम रेशो के अंदर, यानी कि कुछ पार्ट इसका एक ऑप्टिमम अमाउंट में ये हो, ऑप्टिमम अमाउंट में ये हो, और इसी तरह से ये भी ऑप्टिमम अमाउंट्स में हो, ये चारों, तभी कोई इंडिविजुअल जो है वो क्या होगा? हेल्दी कंसीडर किया जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी कम या ज्यादा हो जाता है ऑप्टिमम वैल्यू से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिस्कंफर्ट अपीयर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कंफर्ट अपीयर्स इफ एनीवन गेट इम्बैलेंस्ड, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई एक भी अपने ऑप्टिमम अमाउंट से कम या ज्यादा हो तो बॉडी के अंदर तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बीमारी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? एक साइंटिस्ट आए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथवे था, ब्लड जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट करता है, इस पूरे को हमें समझाया था। इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को, ठीक है। तो अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान इन्होंने विलियम हार्वे ने इस तरह के कोई ह्यूमर्स बॉडी के अंदर नहीं देखे। हाँ, एक ब्लड जरूर था, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन इनका कोई पार्टिकुलर अमाउंट या ऑप्टिमम अमाउंट इस तरह का कोई कंसेप्ट उन्होंने नहीं देखा। वरना पहले लोग क्या मानते थे? पहले मानते थे भाई ब्लड, फ्लेग, ब्लैक बाइल और येलो बाइल ये जो हैं ये किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को डिटरमाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लेते हैं जैसे ब्लैक बाइल का केस है, ब्लैक बाइल अगर बढ़ गया तो इसकी जो तासीर है वो गर्म स्वभाव के माने जाते थे, यानी कि उन्हें बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या किसी दूसरी तरह की तकलीफ जो थी वो अपीयर हो सकती थी। लेकिन विलियम हार्वे ने अपनी स्टडी के बाद इस पूरे कंसेप्ट को क्या कर दिया? नकार दिया कि ये जो ह्यूमरिज्म का कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमरिज्म था विलियम हार्वे ने इसे नकार दिया। उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी स्टडीज के दौरान देखा कि कुछ बीमारियां जो हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अपीयर हो जाती हैं, कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा काज की जाती हैं। जैसे रॉबर्ट कोच का नाम या लुईस पास्चर का नाम आप कई जगह पर सुनेंगे, जिन्होंने पैथोजेंस के बारे में स्टडी किया और ये भी पाया कि जो बीमारियां हैं these are caused by various microscopic organisms, ठीक है। they may be bacteria, they may be protozoans, they may be fungi, ठीक है। तो यहां पर ये ह्यूमरिज्म का जो कंसेप्ट था इसको डिसअप्रूव कर दिया गया, डिसअप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड बाय किससे? विलियम हार्वे ने ये काम किया। क्लियर हुई बात? तो इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में लोग जो थे वो अवेयर हुए इन चीजों को लेकर के, स्टडीज जो थी वो फर्दर कंडक्ट हुई और ये चीज पाई गई कि बॉडी के अंदर
जो फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल सिस्टम अलोंग विद द केमिकल कंट्रोल। ठीक है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इसको शो करवाने में दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक न्यूरल सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ये सब आ जाती हैं, और दूसरा केमिकल कंट्रोल सिस्टम यानी कि जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। इन दोनों का हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को सुचारू रूप से करवाने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और ये दोनों करते क्या है? अब यही दोनों जो है हमारी बॉडी में हेल्थ के स्टेटस को मेंटेन रखवाने के लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम को जनरेट करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं, एंशिएंट कंसेप्ट जो था उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? अब हमने क्या पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हेल्थ के बारे में, और आज की वीडियो में अभी तक हमने पढ़ लिया है कि डिजीज क्या है। ठीक है, तो यहां पर अब हम कंपेयर करेंगे किसको? हेल्दी स्टेटस को किसके साथ? डिजीज फ्री स्टेटस के साथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? हेल्दी मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड social well-being, whereas disease free is actually a state of physical well-being, means in which discomfort in body is absent। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, पहले पॉइंट में यहां पर तीनों फैक्टर्स अप्लाई होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इन केस ऑफ हेल्दी। ठीक है, लेकिन जब आप डिजीज फ्री की बात करेंगे तो डिजीज फ्री में सिर्फ फिजिकल जो है वो इन्वॉल्व होगा, यानी कि किसी भी तरह का कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग शो कर रही है। ठीक है, उस कंडीशन को आप बोलोगे डिजीज फ्री। लेकिन डिजीज फ्री होने का ये मतलब नहीं कि वो इंडिविजुअल फिजिकली तो चलो फिट है, मेंटली भी शायद वो फिट हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोशली भी फिट हो। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? तो उसके बाद दूसरा जो है, जो हेल्दी स्टेटस, इट इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल, environmental and social factors। ठीक है, किसी भी कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी है ऐसा किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? उसके खुद के ऊपर, उसकी सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर, और तीसरा उसका एनवायरमेंटल फैक्टर, उसकी सराउंडिंग कंडीशन, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसका, उसके ऊपर। जबकि डिजीज फ्री का जो कंसेप्ट है, डिजीज फ्री में क्या है? इट डिपेंड्स ऑन, डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल ओनली।
ये सिर्फ इंडिविजुअल के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है? ये सोशल के ऊपर या एनवायरमेंटल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? अ हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज डिजीज फ्री। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? डिजीज फ्री होगा, उसकी बॉडी में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। बट डिजीज फ्री के केस में क्या होगा? डिजीज फ्री पर्सन may or may not be healthy, क्योंकि उसका जो स्टेटस है हेल्दी का वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो उसके सोशल और मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। खाली फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सोशल पर भी और मेंटल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर हेल्दी के केस में क्या होगा? यहां पर फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे, हेल्दी पर्सन रिमेन्स energetic and perform well when needed। या परफॉर्म वेल इन इट्स फंक्शनिंग। हेल्दी इंडिविजुअल जो होगा वो एनर्जेटिक रहेगा और जब भी उसे कोई काम करना पड़ेगा तो वो अपनी फुल एनर्जी के साथ बेटर एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा। लेकिन डिजीज फ्री में क्या होगा? द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन पर्सनल एंड environmental एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जहां पर हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो फुल एनर्जी के साथ अपना काम परफॉर्म करेगा, वहीं पर डिजीज फ्री इंडिविजुअल के केस में जो परफॉर्मेंस होगी वो डिपेंड करेगी उस इंडिविजुअल के खुद पर, एक खुद की कंडीशन पर, और दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरह की होगी उस पर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था किसके बीच में? हेल्दी और डिजीज फ्री इंडिविजुअल्स के बीच में। अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है काज ऑफ डिजीज। ठीक है, कि जो डिजीज हो रही हैं उनके पीछे क्या क्या वजह हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बचपन से ही हमें कभी न कभी माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी जो है वो बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, ये ना करो ये हो जाएगा, वो ना करो वो हो जाएगा। ठीक है, या बाहर ठंडे पानी में बारिश के अंदर मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो है वो हम बचपन से ही सीखते आते हैं। हमें कोई ना कोई बताता रहता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज किन वजहों से हो सकती है? देखिए सबसे पहली वजह जो है डिजीज होने की, इन्फेक्शियस एजेंट्स। कहने का मतलब है आइदर पैथोजेंस और पैरासाइट्स। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे कुछ पैथोजन मतलब डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर पैरासाइट जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी तक ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लिया कोई बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करेगा। बॉडी के सेल्स अगर डैमेज होंगे तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो
डिस्टर्ब हो गई, उसी स्टेट को हम बोल देंगे डिजीज। जैसे बैक्टीरिया से रिलेटेड एक बीमारी बता ही देता हूं मैं, टाइफॉइड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इट इज काज्ड बाय ए बैक्टीरिया। दूसरा जो रीजन है डिजीज के होने का, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म को अपनी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि उसे उसके खाने से, भोजन से अवेलेबल होते हैं, उसके फूड से अवेलेबल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, फैट है या मिनरल्स है। ठीक है, अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें कि इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा पोषक तत्व जैसे प्रोटीन नहीं है या कोई विटामिन या मिनरल नहीं है उस भोजन में, अगर हम ऐसा भोजन करेंगे तो उस न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में हो जाएगी डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है तो हमारी बॉडी के अंदर गोइटर नाम का एक कंडीशन अपीयर हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अपीयर हो रही है, इनको डेफिशिएंसी डिजीज भी बोल दिया जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो पहला इंफेक्शियस एजेंट काज था, दूसरा काज कौन सा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तीसरा जो कॉज है बीमारी होने का वो होते हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स। देखिए, ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स या और भी जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं, वो मिलकर के बने हैं बायोकेमिकल से। उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें उन सेल्स से भी छोटे केमिकल नेचर के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, इसलिए उनको हम नाम दे देते हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स। ठीक है, अभी जो बायोकेमिकल फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लेते हैं हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर या एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्मोन्स का एग्जांपल ले लेते हैं पहले। हार्मोन्स के एक एग्जांपल में हम लोगों ने पहले पढ़ा है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है और ये किसी भी इंसान की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इसका जो सिक्रीशन है, इसका जो प्रोडक्शन है, अगर वो कम होता है तो एक बीमारी अपीयर होती है, और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो दूसरी तरह की बीमारी भी अपीयर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म, यानी कि जो इंसान है वो कद में छोटा रह जाएगा, नॉर्मल ग्रोथ उसकी बॉडी में नहीं हो पाई। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वही इंसान क्या हो जाता है, एक काफी ज्यादा बड़े राक्षस के आकार के एक इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोल देते हैं जेंटिज्म। ठीक है, जाइंटिज्म। क्लियर? तो हार्मोन भी क्या है, बायोकेमिकल है, और ये जो हार्मोन है बायोकेमिकल होने की वजह से अगर ये कम अमाउंट में होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर ये ज्यादा अमाउंट में होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए इसका ऑप्टिमम अमाउंट होना जरूरी है। सिमिलरली हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स की ही भूमिका है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स नहीं
प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स बनेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी ही नहीं होगी। रेस्पिरेशन की एक्टिविटी नहीं होगी तो एनर्जी नहीं जनरेट होगी बॉडी में, और अगर एनर्जी नहीं जनरेट हुई तो किसी तरह का कोई काम हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं डिजीज के होने के। इसके अलावा भी और बहुत सारे केमिकल, जैसे यूरिया है, ठीक है, यूरिया हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसे हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो गया तो प्रॉब्लम यूरेमिया की कंडीशन हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो जो बायोकेमिकल्स हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट में, जो नॉर्मल अमाउंट है उसी में बनने चाहिए, अगर वो कम होंगे तो दिक्कत, ज्यादा होंगे तो दिक्कत। और बायोकेमिकल फैक्टर्स या बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स भी इनको नाम दे दिया जाता है। बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स या फैक्टर्स के बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है केमिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, केमिकल डिसऑर्डर्स ऐसे डिजीज या ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के नहीं है, बॉडी में आ रहे हैं, कहां से, बाहर से, हवा से, पानी से, ठीक है, खाने से, ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं जो हमारी बॉडी में आने के बाद हमारे बॉडी के सेल्स को या हमारे बॉडी के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करते हैं। इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये हमारे फेफड़ों में आ गई तो ये सफोकेशन करवा देगी, हमारे अंदर आदमी बेहोश हो सकता है, और अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। या आर्सेनिक है, कैडमियम है, बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, इकट्ठे होंगे और हमारी बॉडी को या हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट काज है वो कौन सा है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी आदमी का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, ये भी डिसाइड करेगा कि उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी या डिजीज फ्री, डिजीज कंडीशन में रहेगी। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में क्या है कि हैबिट्स आर देयर, ठीक है, कुछ गुड है और कुछ बैड है। किसी भी पर्सन में किस तरह की हैबिट है, गुड हैबिट्स हैं कि बैड हैबिट्स हैं, ये डिसाइड करेगा। गुड हैबिट्स हैं तो वो हेल्दी रहेगा, बैड हैबिट्स हैं तो वो डिजीज कंडीशन में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, गुड हैबिट्स में सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेट करना, बैलेंस्ड डाइट लेना, अच्छा खाना, ठीक है, ये सब गुड हैबिट्स में, खुद को साफ सुथरा रखना, ये सब गुड हैबिट्स में है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल इनको फॉलो नहीं करता है और इनको फॉलो करेगा बैड हैबिट्स को, तो वो क्या है, हेल्दी नहीं रहेगा, वो डिजीज्ड कंडीशन में आ जाएगा। बैड हैबिट्स में क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ योगा, लैक ऑफ मेडिटेशन, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तला फला खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये पुअर है, बैड हैबिट्स में आ गए। या इसके अलावा ड्रग्स का यूज है, अल्कोहल का यूज है, या स्मोकिंग है, इस तरह की जो हैबिट्स हैं ये क्या है, हेल्थ डिटोरेटिंग हैबिट्स बोला जाता है इनको। ये जो हैबिट्स हैं ये हमारी हेल्थ को डिटोरेट करती हैं, डैमेज करती हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो लाइफस्टाइल है वो डिसाइड करता है उसकी कंडीशन को कि वो हेल्दी रहेगा या डिजीज्ड रहेगा। क्लियर हुई बात ये। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया इन्फेक्शियस एजेंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बायोकेमिकल फैक्टर्स, केमिकल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल। और उसके अलावा देखिए कई बार क्या होता है, मैकेनिकल डिसऑर्डर्स अपीयर हो जाते हैं इंडिविजुअल में। मैकेनिकल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, समझ रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे थे और एकदम से पांव फिसल गया, पांव की हड्डी टूट गई या कूल्हे की हड्डी टूट गई या फ्रैक्चर आ गया है, या
भारी वजन को एकदम से ऊपर उठा रहे थे, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में जो डिस्क है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो हिल गई है, या स्ट्रेन आ गया है, स्प्रेन आ गया है, भागते भागते गिर गए थे तो मसल्स जो है वो रप्चर कर गई हैं। ये सब जो भी दिक्कतें आती हैं इन सबको हम मैकेनिकल डिसऑर्डर्स के अंदर काउंट करते हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है काज की वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो बाय बर्थ उसके अंदर जीन ही इस तरह के हैं जो उसे बीमार बना रही है। बाय बर्थ उसके अंदर वो बीमारी है और उसे ये बीमारी हेरिडिटी के थ्रू अपने किसी पेरेंट से या ग्रैंड पेरेंट से मिली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सिकल सेल एनीमिया या डाउन सिंड्रोम है, तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये जीन्स की वजह से है या क्रोमोसोम्स की वजह से बाय बर्थ है, इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर में हम लिखेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स। आज के समय में हर इंसान को 70 तरह की परेशानियां रहती हैं। ठीक है, सुबह उठता है तब सोचना शुरू करता है और इसी सोचने की वजह से उसको रात रात भर नींद तक नहीं आती है। इंसोम्निया अपीयर हो जाना, डिप्रेशन अपीयर हो जाना, स्ट्रेस की कंडीशन, सिजोफ्रेनिया है। ठीक है, भ्रमित हो जाते हैं, चलते सुध-बुध खो गए हैं, चले जा रहे हैं, आपस अपने आप ही से ही बोले जा रहे हैं। ये जो कंडीशन है ये मेंटल डिसऑर्डर्स में आती है। ठीक है, तो किस वजह से हो रहा है, ये काम के बर्डन से, एक्सपेक्टेशंस के बर्डन से, ठीक है, कंपैरिजन से, किसी खुद को कंपेयर करना किसी और के साथ। अरे भाई, जो इंडिविजुअल है दूसरे वाला, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज है, अपनी अलग कैपेबिलिटीज है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। क्यों कंपैरिजन करना, क्यों टेंशन लेना, क्यों फालतू के जो डिप्रेशन के को दावत देना भी आओ हमारे दिमाग में घुसो। ठीक है, तो वो कंडीशन, ये क्या है, फालतू के कंपैरेटिव जो कंपैरिजन हमारे सोसाइटी में, इवन हमारे पेरेंट्स भी कई बार कर देते हैं। ठीक है, सोसाइटी करती है, हमारे रिश्तेदार खास तौर पर। ठीक है, तो सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ एक केसेस में। तो ये क्या करते हैं, अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक वीडियो देखी जिसमें कोटा में किसी बच्ची ने किसी कंपटीशन बैच को ज्वाइन कर रखा था किसी लड़की ने, और उसने 5वीं मंजिल से कूद करके सुसाइड कर लिया। वजह ये नहीं थी कि वो फिजिकली फिट नहीं थी, फिजिकली हेल्दी थी, लेकिन मेंटल बर्डन इतना हो गया, एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई है कि बेयर नहीं कर पाई उस बर्डन को, उसने मरना ज्यादा आसान समझा। ठीक है, तो वो किस वजह से, वो मेंटल डिसऑर्डर का स्टेट है। क्लियर हो रही है बात है? तो ये मेंटल डिसऑर्डर, और उसके बाद जो लास्ट काज हम यहां लिखेंगे दैट इज डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं एक पार्टिकुलर एज के बाद। ठीक है, एजिंग प्रोसेस या सेनेसेंट जो फेज आता है, यानी कि बुढ़ापे में, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है, हम रिकवर नहीं कर पाते हैं छोटी छोटी बीमारियों से। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो वीक पड़ते जा रहे हैं, वो डीजेनरेट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इस तरह का कोई अगर सिस्टम हो रहा है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है, वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये सब है वेरियस काजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, भाई कितने समय के लिए हमारी बॉडी में डिजीज रहती है। क्लियर?
ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन जो डिजीज है वो पढ़ेंगे। पहला है एक्यूट डिजीज, ठीक है, और दूसरा है क्रॉनिक डिजीज। एक एक्यूट डिजीज है, दूसरा है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज रिमेन्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, ठीक है। एक्यूट डिजीज क्या होंगी? एक्यूट डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में आती है तो एक थोड़े समय के लिए आएंगी, उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर करेंगी, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्या, क्रॉनिक डिजीज, इट स्टे इन द बॉडी, स्टे इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड। अब एक्यूट जो है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आ रही है और क्रॉनिक जो डिजीज होंगी वो लंबे समय तक रहेंगी, ठीक है। नहीं तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वाला स्टेटस है इनका क्रॉनिक डिसऑर्डर का भी। एक बार अगर आ गई बॉडी के अंदर तो ये भाई हाथ पकड़ करके बैठ गई भी हम नहीं जाएंगे लंबे समय तक, हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है अब, ठीक है। तो ये वाला स्टेटस हो जाएगा इसका। एक्यूट डिजीज जो है वो क्या है, मेहमान की तरह आती है, कुछ दिन रुकती है और चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो भैया लंबे समय और हो सकता है कंप्लीट लाइफ स्पान तक आई हो। क्लियर हो रही है बात? तो अब क्या है, इन दोनों में से खतरनाक कौन सी? देखिए खतरनाक तो दोनों ही हो सकते हैं। एक्यूट डिजीज भी डेथ काज कर सकती हैं और क्रोनिक डिसऑर्डर जो है वो भी डेथ काजिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो खतरनाक तो जो है वो दोनों नुकसान दोनों ही पहुंचाएंगी, लेकिन क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए रहेंगी और उसके बाद धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगी, सो इट काज लेस डैमेज। अगर ये मनुष्य को मार नहीं रही है तो ये उसके शरीर में जो नुकसान पहुंचाएगी वो कम पहुंचाएंगी। किसके कंपैरिजन में? क्रॉनिक डिजीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्योंकि ये लंबे समय तक रहती हैं तो दे काज मोर डैमेज, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एज कंपेयर टू एक्यूट डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके। एग्जाम्पल में एक्यूट डिजीज में जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, मलेरिया है, ठीक है। जबकि क्रॉनिक डिजीज के अंदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस या कैंसर या एड्स, कुछ इस तरह। क्लियर हुई बात? तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेंगी, उसके बेसिस पर डिजीज जो है वो दो तरह की, एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। एक्यूट रहेंगी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, मेहमान की तरह आती हैं, कुछ दिन रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन दूसरी जो है क्रॉनिक डिजीज, ये तो अपना सामान पैक करके आती हैं, काफी लंबे समय तक रहती हैं और हो सकता है जिंदगी भर रहे, मृत्यु के साथ ही पीछा छूटे। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड, कफ, मलेरिया एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल हैं, जबकि ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर और एड्स क्रॉनिक डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां पर एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो हम लोगों ने पढ़ा, और ये दो तरह की डिजीज बताई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच दे स्टे इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म या पेशेंट, ठीक है। दूसरा जो केस है, ये देखिए हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर रहे हैं, मतलब ये कर लिया। दूसरा है क्या कि कोजेनाइटल डिजीज, और दूसरा एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है।
नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है, एक तरफ है कोजेनाइटल डिजीज, दूसरी तरफ है एक्वायर्ड डिजीज। जो कोजेनाइटल डिजीज हैं दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ। जन्म से ही ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगी। समझ में आ रही बात? कोजेनाइटल मतलब जन्म से ही, इनबॉर्न डिजीज है ये। क्लियर हो रही है बात? जन्म से ही ये प्रेजेंट होंगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है। दूसरा, दे मे बी जेनेटिक, ये जेनेटिक हो सकती हैं। ठीक है। जेनेटिक में जैसे मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल लिख करके बताया था, जेनेटिक का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, या डाउन सिंड्रोम। दूसरा, ये डेवलपमेंटल हो सकती हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब देखिए, जेनेटिक का मतलब तो पीछे भी हमने बात की, जीन्स की या क्रोमोसोम्स की वजह से। जीन्स जो है म्यूटेटेड है, चेंज्ड है, वेराइड है, डिजीज काजिंग जीन है, या क्रोमोसोम के अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, डिफेक्टिव जीन है या डिफेक्टिव क्रोमोसोम है, अगर उसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर बोली जाती है। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया या डाउन सिंड्रोम। दूसरा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म की जब डेवलपमेंट चल रही थी मां के पेट में, ठीक है, कि वो जो ऑर्गेनिज्म जब अपनी मदर के वॉम्ब में, अपनी मां के गर्भ के अंदर जब वो आकार ले रहा था, जब वो बनाया जा रहा था, तो उस दौरान किसी तरह का कोई डिफेक्ट उसमें आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट है तो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हेयर लिप कंडीशन है। हेयर लिप मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनका जो होठ है या उनका जो तालू होगा वो कटा होता है। होठ जो है वो ऐसे कटा होगा, या अंदर का जो तालू है वो कटा होता है। उनको क्लेफ्ट लिप या हेयर लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जेनेटिक है, कुछ लोग मानते हैं इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या फिर दे मे बी जेनेटिक, दे मे बी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब कि ये जो बीमारी है जो जन्म से उसके अंदर आई है, ये वास्तव में ना तो जेनेटिक है, ना ही डेवलपमेंट के दौरान कोई गड़बड़ी हुई, बल्कि उसकी मदर ने कुछ ऐसा नुकसानदेह सामान इस्तेमाल किया, खाया या पिया। ठीक है, जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल किया या स्मोकिंग की, तो उसके अंदर कुछ केमिकल जो थे वो प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू वो केमिकल मदर बॉडी से चले गए बेबी की बॉडी के अंदर, और वहां पर जाकर के उन्होंने वो जो प्रॉब्लम है वो काज कर दी। ठीक है, हो सकता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हों, जैसे कुछ वायरस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर बॉडी से बेबी की जो बॉडी है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत फेमस बीमारी है जर्मन मीजल्स। ठीक है, जर्मन मीजल्स, ये जो इसके जो माइक्रोब्स हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर बॉडी से बेबी की बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं जो जन्म से ही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोजेनाइटल डिजीज। ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, और ये ट्रांसप्लेसेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके या तो कोई केमिकल बेबी की बॉडी में चला गया, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मदर बॉडी के अंदर था वो बेबी की बॉडी के अंदर चला गया है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां
जो दूसरी कैटेगरी रखी गई है, क्योंकि एक तरफ तो हमने पढ़ लिया कोजेनाइटल डिजीज क्या है, बाय बर्थ होती हैं, जो जेनेटिक हो सकती हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो इनके मुकाबले में बीमारियां हैं वो कौन सी हैं, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज आर द डिजीज विच आर डेवलप्ड inside या developed in organism after birth। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज क्या, कोजेनाइटल क्या थी, जन्म से ही है, यानी कि बाद में नहीं आई है, जब उसका जन्म हुआ तभी से उसके अंदर वो बीमारियां थी, ऑलरेडी थी। ठीक है, इनबिल्ट बीमारियां थी उसके अंदर। जबकि एक्वायर्ड डिजीज क्या है, जब वो ऑर्गेनिज्म जन्म ले चुका है तो जैसे जैसे वो अपने इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा या कंडीशंस को फेस करेगा, तो अपनी ग्रोथ पीरियड के दौरान वो जिन बीमारियों को डेवलप करता है उन बीमारियों को हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। दीज आर द डिजीज विच आर डेवलप्ड इन ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद में ये डेवलप होती है। इनके कई कारण हो सकते हैं, कई तरह के रीजन इनके हो सकते हैं। ओवरऑल एक्वायर्ड डिजीज को दो तरह या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इन्फेक्शियस और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। यानी कि हम लोग आज के आखिरी टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। एक्वायर्ड डिजीज की ही ये कैटेगराइजेशन है। एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर दो अलग अलग तरह की बीमारियों में बांटा गया है, एक इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, और ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कृपया इनको ध्यान में रखें, आपको ये काफी हेल्प करेंगे अपने एग्जाम्स के दौरान, अपने सब्जेक्टिव एग्जाम्स के दौरान या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान। यहां पर मैं पहले लिख देता हूं क्या, इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं क्या, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज को आप कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शियस कौन सी हो गई, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, एक है इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसा कि पता लग रहा है आपको, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, डिजीज विच पास फ्रॉम या विच स्प्रेड, डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम an infected person to other healthy person। ठीक है, जो कम्युनिकेट करती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर तक पहुंच जाती हैं, इस तरह की बीमारियों को आप क्या नाम देंगे, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, these disease, these types of disease, these types of disease cannot spread from person to person, या do not,
These type of disease do not spread from person to person। ठीक है, ये एक इंसान जिसमें है वहां से किसी दूसरे इंसान तक फैलती नहीं है, जिसके अंदर है उसी में बनी रहती। ठीक है, तो दो तरह की बीमारियां यहां पर हम लोगों ने बात की, एक इन्फेक्शियस और दूसरे नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जाता है क्योंकि ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, स्प्रेड कर सकती हैं। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो स्प्रेड नहीं करती फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। क्लियर? तो इसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये फर्दर आपको दो तरह की बताई जाती हैं, एक कॉन्टेजियस और दूसरी नॉन कॉन्टेजियस। अब ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो डिवीजन की है इन्फेक्शियस की, ये डिवीजन की गई है उनके मोड ऑफ स्प्रेड के बेसिस पर। यानी कि फैल तो वो रही हैं, फैलेंगी, दोनों ही फैलती हैं, कॉन्टेजियस भी फैल रही है और नॉन कॉन्टेजियस भी फैल रही है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज हैं। लेकिन कैसे फैलेंगी? अगर कोई बीमारी है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रही है, ठीक है, कैसे फैल रही है? डायरेक्ट कांटेक्ट से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आया, डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आया, जैसे हाथ मिला लिया, गले मिल लिया, ठीक है, साथ बैठ करके खाना खा लिया, साथ बैठ करके हंस बोल लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बीमारी फैल सकती है, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है। ठीक है, यानी कि दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इनको आप क्या बोलोगे? कॉन्टेजियस, छूत की बीमारी सी है। ठीक है, छूने भर से फैल सकती है या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। कौन से को बोलते हैं? जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हो। जैसे कॉमन कोल्ड है, क्लास में किसी एक बच्चे को अगर जुकाम है तो अगले दिन उसी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें एक से ज्यादा बच्चों के अंदर जुकाम डेवलप हो सकता है, अगर इनकी इम्यूनिटी पुअर हुई तो। या इन दिनों जो कोरोना चल रहा है, सरकार ने क्यों बोल रखा है 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। 6 गज की दूरी का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से बचिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने का, क्योंकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो ऊपर का टिकट कटने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज की वो कैटेगरी है जो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, जबकि नॉन कॉन्टेजियस को फैलने के लिए इट रिक्वायर वेक्टर और व्हीकल। ठीक है, या तो ये वेक्टर चाहिए इसको, या व्हीकल चाहिए, या ब्लड के थ्रू, या सीमन के थ्रू, या सीरम के थ्रू ये फैलती है। ठीक है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज क्या होंगी? नॉन कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज की वो कैटेगरी है जो फैलती हैं पर डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती हैं। ये या तो वेक्टर्स के थ्रू फैलती हैं, जैसे कॉलोनी में किसी एक को डेंगू हो गया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ लोगों के अंदर डेंगू अपीयर हो रहा है, जबकि वो उस डेंगू वाले इंडिविजुअल के कांटेक्ट में भी नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर वो जो डेंगू के वायरस हैं वो मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ कंघा है या तौलिया है, रुमाल है, इस तरह की चीजें अगर यूज करते हैं तो दीज आर एक्चुअली व्हीकल्स। ये क्या है? व्हीकल्स हैं। या फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ब्लड के थ्रू फैल सकती हैं, सीमन के थ्रू फैल सकती हैं, या सीरम के थ्रू ही फैल सकती हैं। ठीक है, तो कॉन्टेजियस डिजीज में जैसे कोरोना या कॉमन कोल्ड या रिंगवॉर्म, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं किसके? कॉन्टेजियस डिजीज के। जबकि नॉन कॉन्टेजियस में जैसे मलेरिया है या टाइफाइड है, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। तो ये क्या है? ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है। ठीक है, तो ये है
इन्फेक्शियस डिजीज के दो टाइप, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, देखिए ज्यादातर इनमें से हम इसी वीडियो लेक्चर में पीछे बात कर चुके हैं। जैसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज ऐसी बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से फैलती हैं, वो सिर्फ उसी इंसान में रहेंगी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, वो फैलेंगी नहीं। ठीक है, तो गोइटर है वो इंडिविजुअल में ही रहेगा, एनीमिया जो है वो इंडिविजुअल में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई, किसी दूसरे के अंदर ऐसे वेक्टर के थ्रू ये बीमारी फैल नहीं सकती है। दूसरी डेफिशिएंसी डिजीज के बाद जेनेटिक डिजीज, डिफेक्टिव जीन की वजह से या डिफेक्टिव क्रोमोसोम की वजह से अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती है तो वो जो है वो जेनेटिक डिजीज है, और ये जिस इंडिविजुअल में होंगी वहीं तक प्रेजेंट रहती हैं, वो स्प्रेड नहीं करता है सोसाइटी में, वो अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर उस डिजीज को स्प्रेड नहीं करता है। तीसरा, कोई मैकेनिकल डिजीज हो गई है, किसी की एक्सीडेंटल इंजरी के दौरान, जब एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान उसकी बोन जो है उसमें कोई फ्रैक्चर आ गया, तो वो जो फ्रैक्चर है उसी इंडिविजुअल की बॉडी में रहेगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा। मैकेनिकल डिजीज भी नॉन इन्फेक्शियस हैं, वो स्प्रेड नहीं होती। इसके अलावा कैंसर्स हैं। कैंसर्स क्या है? कैंसर जो है एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन मान लीजिए जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के कुछ सेल उसके काबू में नहीं रहते। ठीक है, जनरली तो क्या है, हमारे सेल हमारे काबू में है, वो एक पार्टिकुलर रेट तक ही अपना ग्रोथ शो करते हैं, पार्टिकुलर प्रोसेस से ही डिवीजन को शो करते हैं। लेकिन कैंसर की कंडीशन में क्या होगा कि वही सेल जो अब तक आपकी भलाई के लिए काम कर रहा था, अब आपके बारे में सोचना छोड़ देता है, और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से गुच्छा बन जाता है सेल्स का, जिसको हम रसोली या गांठ या ट्यूमर बोल देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये जो ट्यूमर है ये बॉडी में फैलता है, बॉडी के अंदर फैलने पर जहां पर भी वो जो नए सेल्स जाएंगे वहां पर वो डिवाइड करेंगे, साइज में ग्रो करेंगे, तो इंपोर्टेंट ऑर्गन्स हैं दूसरे नॉर्मल सेल्स की जगह के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उन नॉर्मल सेल्स के लिए जो रिक्वायर्ड फूड है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन चाहिए किसे? चाहिए तो नॉर्मल सेल्स को, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स को यूज ही नहीं करने देंगे वो फूड या वो स्पेस, तो धीरे धीरे नॉर्मल सेल्स की डेथ होती जाएगी और ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर की वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो ये जो कैंसर है ये भी नॉन इन्फेक्शियस कैटेगरी में आता है, ये भी स्प्रेड, ये विद इन द बॉडी स्प्रेड कर सकता है, लेकिन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा जैसे एलर्जी है। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी से बाहर के किसी भी पार्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस को लेकर के हाइपर सेंसिटिविटी, अत्यधिक उत्तेजित अवस्था को जागृत कर लेती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलर्जी। जैसे लगभग हर इंसान को किसी न किसी चीज से एलर्जी मिलती है, जैसे मुझे है डस्ट पार्टिकल से, कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से होती है, कुछ लोगों को दूध से होती है, कुछ लोग जो है वो बादाम का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर रैशेस डेवलप हो जाते हैं, कुछ लोग जो है अगर वो धूल मिट्टी वाली जगह पर चले जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों से पानी चलना स्टार्ट हो जाता है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है हाइपर सेंसिटिविटी, स्टेट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स
फॉरेन सब्सटेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलर्जी। तो ये जो एलर्जी है ये भी क्या है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसके अंदर है उसी में ये बनी रहती है, स्प्रेड नहीं करती है। इसके अलावा एडिक्शन की वजह से जो डिसऑर्डर आते हैं वो किसी न किसी इसी बीमारी से, या तो किसी तरह के कोई जीन में चेंज ले आएंगे या कैंसर डेवलप कर लेगा, ठीक है। और एक और कैटेगरी इसमें हम पढ़ते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो वीक होते जाते हैं। वीक होते जाते हैं क्योंकि वो रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है वो इकट्ठा हो रहा है, उनके अंदर नए प्रोटीन्स नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिपेयरिंग का काम है वो रुक गया है। अब रिपेयर ना कर पाने की वजह से वो जो सेल्स है धीरे धीरे कमजोर होंगे और अंत में क्या है, मारे जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है वो लगातार कमजोर होता जाता है और फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है कि जो इंडिविजुअल है उसका वो पार्टिकुलर ऑर्गन काम करना बंद कर देगा और उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। हाँ, हमारी अलग तरह के लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे कुछ गलत हैबिट्स की वजह से इस तरह के डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो समय से पहले ही अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अल्जाइमर डिजीज के बारे में सुना होगा। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि जो इंसान है उसकी याददाश्त जो है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर जाती है, क्योंकि उसके जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, वो जो है धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी बढ़ती उम्र के साथ, ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, इस तरह की दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो बीमारियों से जो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी है वो कमजोर हो गई, तो काम नहीं कर पाएगी, तो बीमारियां जो है वो आना ज्यादा शुरू हो जाती हैं। ये जो है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की वजह से अपीयर होता है। और जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है वो भी इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल स्टेटस है डिजीज का, वो स्प्रेड नहीं करती। जिस इंसान की उम्र बढ़ रही है उसी के अंदर रहेगी, ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई जवान आदमी बैठा है तो वो बीमारी फुदक करके उस जवान आदमी के ऊपर चली जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी, या कोई मच्छर उठा करके अल्जाइमर डिजीज को एक ओल्ड एज इंडिविजुअल से जवान आदमी तक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। तो दीज आर वेरियस नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हमने डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ी, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जेनेटिक डिजीज पढ़ी, डिफेक्टिव जीन की वजह से या डिफेक्टिव क्रोमोसोम की वजह से, एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से मैकेनिकल डिजीज पढ़ी, कैंसर, एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल्स की वजह से, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी की स्टेट है टुवर्ड द फॉरेन सब्सटेंसेस, और लास्ट में है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जो बढ़ती उम्र के साथ हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपीयर होते हैं। जरूरी नहीं हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं बोलते हैं, क्या जो है ये जो कंडीशंस हैं ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपीयर होती हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे, हेल्प करेंगे आपकी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को और इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स को ध्यान से सुनिए, समझिए, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो मैं हूं हमेशा आपके साथ, मुझे बताइए, मैं जरूर आपका वो डाउट जो है वो सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।